नमस्कार दोस्तों। CDS 2022 के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पूरी एनालिसिस कर रहे हैं और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इनके वीडियो सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और सभी क्वेश्चंस का मैं कोशिश करूंगा सोर्स बताने की। और यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से करते आ रहे हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी जाकर के पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन की हैं। ये जो सवाल है ये मैंने सेट ए के अकॉर्डिंग लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इससे पहले बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से ओशन करेंट्स को प्रभावित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। ऑप्शन है हमारे पास हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून एंड कोरियोलिस फोर्स। हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन के सोर्स की बात करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं चीज़ों को। तो देखिए ये 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 14 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, आपने ये पढ़ा भी होगा और इसी में टाइड्स की बात की जाती है, वेव्स की बात की जाती है। आपको पता भी होगा किस तरह से टाइड्स देखने को मिलता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसके बाद यहाँ पे वेव्स की बात की गई है और आगे बताया गया है हमें टाइड्स के बारे में, कितने तरह से टाइड्स होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अंदर। देखिए ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो हाईएस्ट टाइड है दुनिया का वो कहाँ पे आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है, ये कनाडा के पास बे ऑफ फंडी में। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड की बात की गई और ओशन करेंट्स के बारे में बताया गया। ओशन करेंट्स क्या होती हैं? जब ओशन में रिवर फ्लो करता है तो वो ओशन करेंट्स कहलाता है। हमने ऑब्जर्व भी किया है बहुत बार ओशन करेंट्स को। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर को डेफिनेट पाथ और डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी बेसिकली जब ओशन के अंदर ये इस तरह का रिवर फ्लो देखने को मिलता है तो ओशन करंट कहलाता है। अब ये किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं? तो दो तरीके से मेनली। पहला प्राइमरी फोर्सेज जो कि स्टार्ट करते हैं वाटर के मूवमेंट को, और दूसरा सेकेंडरी फोर्सेज जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर को फ्लो करने के लिए। तो देखिए प्राइमरी फोर्सेज में क्या क्या आता है? सबसे पहला सोलर एनर्जी से हीटिंग, यानी एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ओशन है, यहाँ पे सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट पड़ने के कारण वाटर हीट हुई। वाटर हीट होने से क्या होगा? एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंड करने से क्या करेगी? वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा और ये एक्सपेंड करने लगेगी। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल समझते हैं। दूसरा विंड, ऑफ कोर्स ये ओशन है, अगर विंड यहाँ पे तेजी से चलेगी तो वाटर मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। तीसरा देखिए ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी के कारण भी वाटर फ्लो कर सकती है, लेकिन ग्रेविटी के कारण, देखिए ग्रेविटी के कारण क्या होगा? ग्रेविटी पुल करेगी वाटर बॉडी को। ठीक है, उसके बाद पुलिंग से क्या होगा? पाइल क्रिएट हो जाएगा और इससे ग्रेडियंट वेरिएशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कोरियोलिस फोर्स को। ठीक है, क्या कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है? कि जो विंड की डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले में बताया गया हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एक्सपेंड। अब वही रीजन जो मैंने अभी बताया कि इक्वेटर के कारण ओशन वाटर 8 सेंटीमीटर हायर देखने को मिलती है मिडिल लेटीट्यूड के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हमें पता है इक्वेटर में ज़्यादा हीटिंग होती है, तो ज़्यादा हीटिंग होने के कारण वाटर एक्सपेंड कर जाती है। सिंपल सा रीजन है। दूसरा देख सकते हैं आप, विंड ब्लोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन पुशेज द वाटर टू मूव। बिल्कुल सही बात है, जब विंड चलेगी तो वाटर के सर्फेस को मूव कर दिया जाएगा विंड के द्वारा। ग्रेविटी के कारण क्या होगा? ग्रेविटी टेंड टू पुल द वाटर डाउन द पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल से बात है। ग्रेविटी के कारण क्या होगा? वाटर एक जगह पे पाइल बनेगी, उसके बाद फिर ये मूव करना शुरू करेगी। कोरियोलिस फोर्स मैंने बताया जिस तरह से मूवमेंट को डिटरमाइन करती है कि राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। और ये भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये एक प्राइमरी फोर्सेज है जो कि ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करेगी। हमने यहाँ पे देखा कि हाँ, सोलर एनर्जी के हीटिंग के कारण ओशन करंट इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि हीटिंग के कारण एक्सपेंड करेगी और वो मूव करना शुरू कर देगी। विंड के कारण हमने देखा अगर विंड तेजी के साथ चलेगी तो ओशन करंट्स तेजी से मूव करना शुरू कर देगी। कोरियोलिस फोर्स भी हमने देखा, कोरियोलिस फोर्स डेफिनेटली एक प्राइमरी फैक्टर है ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ए, बी और डी बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पे गलत है। देखिए ग्रेविटेशनल पुल की बात कह दी गई है जो कि गलत है। ग्रेविटेशनल पुल नहीं, ग्रेविटी के कारण ओशन करंट इन्फ्लुएंस हो सकती है, बट ग्रेविटेशनल पुल का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। देखिए ओशन टाइड्स की बात आती है तो टाइड्स के अंदर आपको ग्रेविटेशनल पुल, मून के ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट देखने को मिलता है, टाइड्स जो ज्वार भाटा आते हैं। लेकिन जब बात आती है ओशन करेंट्स के मूव करने की तो ग्रेविटेशनल पुल का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसके पीछे का रीजन भी देखिए, द मून ग्रेविटी पुल्स ऑन एवरी पार्ट ऑफ अर्थ। हमें ये पता ही है कि अर्थ के हर एक पार्ट में लगेगी, जिससे होल प्लेनेट एक्सेलरेट करेगा मून के टुवर्ड्स। लेकिन ये चीज़ हम लोग, ये एक्सेलरेशन को हम लोग महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बनती है, दोनों ही साइड में बराबर पुलिंग लगती है और इस तरह का हमें सिचुएशन
सिचुएशन देखने को मिलती है जिससे हमें महसूस नहीं होती चीज़ें। सो आई होप आई बिकेम एबल टू क्लियर दिस पॉइंट कि ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट इसमें नहीं मिलता, और बाकी तीनों सही है। 45th नंबर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सेडिमेंट्री रॉक मैकेनिकली फॉर्म्ड नहीं किया गया है। सो ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ कोर्स लैंडफॉर्म चैप्टर में रॉक्स के बारे में बात की गई है। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत ही डिटेल में रॉक्स के ऊपर पढ़ा दिया था आपको। मुझे पता था इससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये हूबहू मैंने लास्ट में पूछा था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कहा था और बहुत ही डिटेल में कवर किया था, सारे के सारे PYQs कवर किए थे। अभी भी आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, बस 10 दिन हुए हैं उस वीडियो को अपलोड किए हुए। आई थिंक वो CDS 1 2021 के ज्योग्राफी क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा था उस टाइम। तो देखिए क्या फायदा होता है ना कि जब जैसे कि मान लीजिए रॉक्स पर कोई एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए उसमें आपसे पूछा गया कौन सा इंट्रूसिव रॉक्स है, या आपसे पूछा गया कि सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा उदाहरण है, तो उस टाइम पे अगर आप रॉक्स के सारे डिविजन्स को, सारी चीज़ों को एक साथ रिवाइज कर लें, या अगर कोई ऐसा माध्यम हो जिससे आप इन चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, तो ये बहुत ही प्लस बेनिफिट होगा आपके लिए। तो मैं वही करता हूँ। अगर कोई भी, जैसे अभी हमने देखा, मान लीजिए ओशन करेंट्स पर सवाल आया, तो उसके साथ हमने और भी फैक्टर्स को कंसिडर कर लिए। हो सकता है कि अगली बार उनसे क्वेश्चन पूछे, या आपसे पूछ लिया जाए दूसरे तरीके से कि बे ऑफ फंडी में कहाँ पे सबसे ऊंचा देखने को मिलता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। सो रॉक्स पर मैं बहुत ही डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है बहुत ही डिटेल में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रॉक्स के अंदर। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो इग्नियस रॉक्स हमारी होती हैं, इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टान, जो माग्मा, लावा, इन चीज़ों के जब ठंडी होने से जो बनती हैं इग्नियस रॉक्स, जिसका मतलब होता है कि जो फायर से जो रॉक्स तैयार हुई, क्योंकि इग्निस का मतलब होता है फायर। तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि इनमें भी कुछ टाइप है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी CAPF में पूछा गया था। एग्जैक्टली सेम नहीं, बस टाइप सेम था, उसमें भी वही पूछा गया था कि कौन सा मैकेनिकली फॉर्म्ड है। तो इसलिए मैंने इसे डिस्कस कर दिया था कि इन फ्यूचर अगर पूछा जाए। तो यहां पे मैंने एग्जांपल की बात की थी। इसके बाद हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स को, कि जो सेडिमेंटम वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कि जब रॉक्स के जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन कर जाते हैं, उसके बाद जब वो रॉक्स जमती है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। इसी के अंदर हमने बात की कि इसके बनने के, सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने के तरीके के आधार पर हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई रॉक मैकेनिकली बन रही है तो वो मैकेनिकली फॉर्म्ड कहलाएगी। जैसे सैंडस्टोन हो गई, कॉन्ग्लोमरेट हो गई, लाइमस्टोन हो गई, सेल हो गई, लोएस हो गई, ये सब मैंने आपको इमेजेस दिखा करके पढ़ाया हुआ है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रहे आपको। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में देखिए गैसेराइट हो गई, चाक हो गई, लाइमस्टोन हो गई, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे गैसेराइट की भी बात की गई है। इसके बाद देखिए केमिकली फॉर्म, जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही हैं, जैसे चर्ट हो गई, लाइमस्टोन हो गई, हेलाइट हो गई, पोटास हो गई, ये सारी केमिकली फॉर्म्ड है। देखिए आपको रटनी नहीं, अगर आप इमेजेस देख लेंगे और समझ लेंगे कि कौन सी मैकेनिकली फॉर्म्ड है, कौन सी ऑर्गेनिकली और कौन सी केमिकली, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखिए। अगली बार फिर जब कोई एग्जाम होगा NDA का, CDS का, CAPF का या इवन सिविल सर्विसेज का, तो रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट और लोएस, ये तीनों जो है वो मैकेनिकली फॉर्म्ड है, और जो गैसेराइट है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था नॉट फॉर्म मैकेनिकली, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों मैकेनिकली फॉर्म्ड है और गैसेराइट जो वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। टफ क्वेश्चन है, सभी को टफ लगा होगा, ये बहुत लोगों ने स्किप किया होगा, बट जैसा कि मैं कहता हूं कि आप जब भी इस तरह की चीज़ों को पढ़ें तो इमेज से देख करके, या उस टाइम पे, इसलिए मैंने इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। या फिर अगर आप ये ना करें, अगर आप CAPF का वो PYQ करके जाते जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सा मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है, वहाँ पर भी मैंने इसे डिस्कस किया था। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं कि आपको अंदाजा अगर लगने लगे कि हाँ CAPF में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है इन फ्यूचर पूछे कि बताइए कौन सा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में आएंगी जब चीज़ें, तो आप फिर इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, आपसे पूछा गया इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो अगर आपको पता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है तो इसे आप कर सकते हैं। अगेन ये भी NCERT से ही, ज्योग्राफी के आई थिंक सारे ही क्वेश्चन NCERT से हैं, अगर एक या दो को छोड़ दिया जाए तो। और ये अच्छी बात है अपने आप में, हालांकि सब क्वेश्चन करना डुएबल नहीं होता ऑफ कोर्स, बट बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे डुएबल है अगर आपने NCERT को थोरोली पढ़ा है तो। जब भी मैं कहता हूँ थोरोली पढ़ने की बात, तो आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा, चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होंगी, 3-4 बार पढ़नी होगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड।
तो हमें पता है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, फिलहाल ऑप्शंस को देखिए। दूसरा कहा जा रहा है एक लॉन्ग विंटर नाइट देखने को मिलेगा, क्लियर स्काई, वो आइडियल सिचुएशन होगी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए। तीसरा कहा जा रहा है ये एक शॉर्ट टर्म फेनोमिना, यानी छोटे वक्त के लिए रहेगा, और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे ग्लोब में ये कॉमन है, लेकिन ये पोल्स में देखने को नहीं मिलता। अब हमें ये चुनना है कि कौन सी बात यहाँ पे सही है। सो अगेन हम लोग आ चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। मैंने कितनी बार आपको बताया ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप यहीं से देख सकते हैं सिविल सर्विसेज 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया एफिलियन पेरिहिलियन के बारे में, और इसके मतलब एक एक पेज इसका इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इस चैप्टर की खास करके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हीटिंग कूलिंग से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको याद हो तो CAPF 2022 में पूछा गया नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, और वहाँ पर आपको कह दिया गया था कि टेम्परेचर घटती है, बढ़ती है, या पहले घटती है फिर बाद में बढ़ती है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है, आप उन वीडियोस की भी एनालिसिस देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कि हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो ऊपर जाने पे द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है। जब हम ऊपर हाइट की ओर बढ़ती जाते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है। ये जो टेम्परेचर का घटना है ये लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है पर किलोमीटर, और ये कहलाता है नॉर्मल लैप्स रेट। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लैप्स हो रहा है टेम्परेचर। सो इसी चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था आई थिंक, हाँ, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में आपको क्या बताया गया। देखिए, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन, यानी जब ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर घटती है, ये हम सबको पता है। और ये क्या कहलाती है, नॉर्मल लैप्स रेट। लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस घटती है पर किलोमीटर, वो कहलाती है नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन कभी कभी 8 टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स्ड एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड, यानी कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन उल्टी हो जाती है यहाँ पे, और नॉर्मल लैप्स रेट भी उल्टा हो जाता है। ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लैप्स रेट में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इन्वर्टेड हो गई है, यानी यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं। सिचुएशन का उल्टा हो जाना कहने का मतलब ये है कि जनरली जो है वो देखने को मिलता है कि ऊंचाई बढ़ रही है तो टेम्परेचर घटेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ती है, और यही कहलाती है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यानी आप कह सकते हैं टेम्परेचर का उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना। अब ये जो है ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इन्वर्जन इज यूजुअली अ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कि ऐसा सिचुएशन कब देखने को मिलेगा और कहाँ देखने को मिलेगा कि हम लोग ऊंचाई भी बढ़े और टेम्परेचर भी बढ़े, तो यहाँ पे आप पढ़िए कि इसकी आइडियल सिचुएशन क्या है, एक लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर। यानी अगर कहीं पे बहुत ही लंबी विंटर नाइट देखने को मिले, स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर रहे और हवा बहुत शांत रहे, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़े। ये आइडियल सिचुएशन होगी इस तरह के सिचुएशन को, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को क्रिएट होने के लिए। तो इसके पीछे की वजह भी बताई गई है कि जो दिन का हीट होगा वो रेडिएट ऑफ करेगा रात में एंड और सुबह के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, और जो अर्थ है वो कूलर होगी एयर के मुकाबले, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि किन एरियाज में ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगा, तो पोलर एरियाज में टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल है साल भर। यानी अगर आप पोलर एरियाज में चले जाएं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो जगह ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर में गिरावट नहीं देखने को मिलती, बल्कि टेम्परेचर नॉर्मल होता है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बढ़ता ही है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का। अब इसके प्रभाव भी समझ लेते हैं। प्रभाव क्या आप दुष्प्रभाव कह सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल गेट्स कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली टू फिल द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी जो स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है, वो कलेक्ट हो जाते हैं इन्वर्जन लेयर के नीचे और हॉरिजॉन्टली फैल जाते हैं एटमॉस्फेयर के लोअर स्ट्रेटा में। एटमॉस्फेयर का लोअर स्ट्रेटा कौन सा है, ट्रिक याद है ना आपको, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ये ट्रिक मत भूलिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर कहाँ है, तो अगर आपको पता है हाँ सेकंड लेयर में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं TR से ट्रोपोस्फेयर, ST से स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में ये बताया। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, डेंस फॉग देखने को मिलेगा मॉर्निंग में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वर्जन इन टेम्परेचर का एक इम्पैक्ट है डेंस फॉग जो सुबह देखने को मिलता है मॉर्निंग्स में,
तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है, ये इसके पीछे का ये एक रीज़न है। तो इन्वर्जन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, देखिए हिली एरियाज में भी देखने को मिलता है, माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलता है, क्योंकि एयर ड्रेनेज होती है, कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन। तो सिंपल आपके माइंड में बस ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा कोल्ड है उन एरियाज में ऊंचाई बढ़ने के साथ कोई खास टेम्परेचर में गिरावट नहीं होगा, और ये इसके पीछे की वजह होगी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। इसके पीछे प्लैंक्स लॉ भी है। प्लैंक्स लॉ हम सबको पता है कि अगर कोई बॉडी ज़्यादा हॉटर है तो ज़्यादा वो एनर्जी रेडिएट करेगी, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। सो इस इमेज को आप देखिए, क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, हमें पता है वार्म एयर होगी, फिर यहाँ पे थोड़ी कूलर एयर देखने को मिलेगी, और ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में कि कूल एयर है, यहाँ पे वार्म एयर का एक परत बन गया जो कि इन्वर्जन लेयर कहला रहा है, और ये कूल एयर को सबसाइड नहीं करने दे रहा और ये वापस लौट जा रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में टेम्परेचर में गिरावट नहीं देखने को मिल रहा। ऊपर में तो कोल्ड एयर है लेकिन इन्वर्जन लेयर बन जाने के कारण ये नहीं देखने को मिल रहा। तो ये आप कह सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण सिटी एरियाज़ में इसका ऑपोजिट इंपैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंडी है जैसे पोल्स वगैरह हो गई, वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन एक कॉमन फेनोमिना है। सो आइए फिर सवाल की ओर, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया इस पर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है क्या? बिल्कुल इंक्रीज़ करती है। अ लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई, हाँ हमने बात की कि अगर विंटर नाइट है, लॉन्ग है और क्लियर स्काई देखने को मिल रहा है और स्टिल एयर, अगर हवा शांत है तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है। ये एक शॉर्ट टर्म फेनोमिना है, हाँ ये लंबे समय तक नहीं टिक सकती क्योंकि फिर अगेन सोलर रेडिएशन आना शुरू हो जाएंगी, सनलाइट के कारण ये लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगी। और ये कॉमन है पूरे ही ग्लोब में एक्सेप्ट एट द पोल्स। ये बात तो गलत है, हमें पता है पोल्स में ये सबसे कॉमन फिनोमिना है। अगेन आप पढ़ लीजिए, ओवर पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, यानी सालों भर ही एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना देखने को मिलती है पोलर एरियाज में टेम्परेचर इन्वर्जन। तो तीसरी बात यहाँ पे सरासर गलत है, एक्सेप्ट एट द पोल्स क्यों कहा गया? तो 3 को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन चले गए और बाकी के दोनों बातें यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट था क्या इजी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपने इसे बहुत अच्छे से किया होगा तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे नॉर्मल लेफ्ट रेट से कंफ्यूज करते तो फिर ये यहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी। अगला सवाल देखिए, लेक सोगमो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम या उत्तराखंड में। सो इससे पहले इस सवाल के सोर्स वगैरह पर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ CDS 2 2015 का क्वेश्चन। आपको एक साइड में लेक दिया गया था लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में आपको लेक का टाइप दिया गया था और आपको मैच करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं सोगमो लेक की बात की गई है। तो आपको नहीं लगता कि जब आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट समझ के, देखिए लेक्स तो कई सारे हैं। अभी तो हाल ही में अन्ना सागर लेक के बारे में CAPF में पूछा गया। तो जो लेक्स पूछे जा रहे हैं रिसेंट एग्जाम के अंदर वो आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज तो लेक्स हज़ारों सैकड़ों हैं, आप किन किन को याद रखेंगे? तो ये चीज़ हमेशा एक रूल बना लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अष्टमुदी कयाल हम सबको पता ही है, केरल के अंदर है, एक लगून लेक है। कयाल का मतलब ही होता है लगून लेक्स, जो कि केरला में नाम दिया जाता है बैक वाटर लेक्स को। और हिमायत सागर आर्टिफिशियल लेक है, और डल लेक देखिए स्वीट वाटर है, हमें पता है जम्मू कश्मीर के अंदर रेजिडुअल लेक्स आप कह सकते हैं। और सोगमो लेक एक तरह की ग्लेशियल लेक्स है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था अगर आपको ये रीजन्स नहीं पता है किन क्षेत्र में ये है तो। देखिए ये सवाल उत्तर प्रदेश PSC में पूछा गया, यहाँ पे भी सोगमो लेक का नाम है। तो सोगमो लेक, आइए फिर इसे मैच कर लेते हैं फटाफट। सोगमो लेक सिक्किम में है, बडखाल लेक हरियाणा में, लोकटक मणिपुर हम सबको पता है मीठे वाटर की सबसे बड़ी झील नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, और कली वैली लेक तमिलनाडु में। देखिए कली वैली भी CDS में पूछा गया आई थिंक 1 या 2 साल पहले। तो ये चीज़ें जो एग्ज़ाम के अंदर रिपीट करती हैं बार बार, वो चीज़ें आपको ध्यान में होनी ही चाहिए। सो आई थिंक अब आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है जिसे मरुस्थली कहते हैं, वो किस सी के अंडर में, किस एरा में, यानी जो हमारी मरुस्थली है, जो इंडियन डेजर्ट है वो जो है वो सी के अंदर यानी समुद्र के अंदर थी। ये किस एरा में ये बिलीव किया जाता है? सीनोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा या आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन एरा?
सो अगेन सबसे पहले सवाल के सोर्स पर आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। उसी का यूनिट 2 आप देख सकते हैं फिजियोग्राफी। यहाँ पे बताया गया है, अगर आपको याद हो तो इससे भी क्वेश्चन भी आया CAPF में, जहाँ पे पूछा गया था आपसे पेनिनसुलर ब्लॉक वगैरह के बारे में। और इसी के अंदर अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न के बारे में बताया गया है। फिर करेवा के बारे अगर आपको याद हो, अभी क्वेश्चन पूछा गया करेवा पर। तो आप देख रहे हैं एक एक चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का। एक एक चैप्टर के हर एक पेज से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। भाबर खादर सेंट्रल हाईलैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन डेजर्ट के बारे में बताया गया है कि टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हम सबको पता है थार मरुस्थल के बारे में अरावली हिल के नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है। इट इज़ अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विथ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बरचाना। ये तो हमें पता ही है कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और बरचाना होते हैं। अब रीजन में लो रेनफॉल होता है 150 मिलीमीटर से भी कम, और ये एक एरिड क्लाइमेट और लो वेजिटेशन कवर के साथ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। ओके, मरुस्थली या मरुभूमि, जिसका मतलब रेगिस्तान आप कह सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट आगे बताया गया है ड्यूरिंग द मिसोजोइक एरा दिस रीजन वाज अंडर द सी। यानी ये माना जाता है कि मिसोजोइक एरा के दरमियान ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, वो सी के अंदर था। कौन सा रीजन सी के अंदर था? जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो देखने को मिलता है। प्रमाण की भी बात की गई है। इस बात से पुष्टि की जा सकती है, इसे कॉर्बोरेट किया जा सकता है कि जो वुडन फॉसिल पार्क में अकाल और मरीन डिपॉजिट मिले हैं, कहाँ पे? जैसलमेर के पास ब्रह्मसर में। वो बताते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली जो इस एज है वुड फॉसिल्स का, ये लगभग 180 मिलियन ईयर्स है, जो कि मेसोजोइक एरा का टाइम पीरियड था। तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रमाण की भी बात की गई है कि किस तरह से इस बात को कॉर्बोरेट किया जा सकता है, पुष्टि की जा सकती है कि ये जो अब हमारा बहुत ही यूनिक बात लगती है अपने आप में कि जहाँ पे भी इतना एरिड रीजन है, इतनी इस तरह की एरिया है, मरुस्थल मरुभूमि वाली एरिया, और उस जगह पे वो जगह पानी से लबालब होगा, समुद्र के अंदर होगा। ये अपने आप में आप देख सकते हैं ज्योग्राफी की एक बहुत ही यूनिकनेस है। बट जिस तरह से यहाँ पे प्रमाण की भी बात की गई है कि जो यहाँ पे डिपॉजिट्स मिले हैं, जो वुडन फॉसिल्स मिले हैं, वो काफ़ी पुराने हैं, 180 मिलियन ईयर्स, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये सी के अंदर, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो सी के अंदर होगा 180 मिलियन ईयर्स अगो। सो हमने देख लिया इस क्वेश्चन का सोर्स, ऑप्शन सी मिसोजोइक एरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मिसोजोइक एरा के टाइम पे लगभग 180 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारी मरुस्थली है वो सी के अंदर थी, ऐसा माना जाता है। और ये कॉर्बोरेट भी किया गया है, पुष्टि भी की गई है। दोस्तों, अब मिसोजोइक एरा पर सवाल आ ही गया तो मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड आता है वो इयोन्स का आता है। फिर एरा आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है। फिर आता है इपोच, उसके बाद एज आते हैं ऑफ कोर्स। और इवेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर सबसे पहला जो यहाँ पे इयोन हमें कैटेगरी दी गई है, उसके अंदर जो एरा है सीनोजोइक की, जो कि 65 मिलियन से प्रेजेंट टाइम पर है, उसी के पीरियड में आपको बताया गया। बहुत सारी इपोच भी डिवाइड की गई हैं। मॉडर्न मैन की बात की जाती है तो ये ध्यान रखिएगा, क्वार्टनरी पीरियड में मॉडर्न मैन का मेजर इवेंट माना जाता है। ये और इम्पोर्टेंट है। एज ऑफ डायनासोर हमें पता है, जुरासिक पार्क वगैरह मूवीज़ के कारण। अगर आपसे पूछा जाए डायनासोर का एक्सटिंक्शन कब देखा गया, तो क्रेटासियस, ये टाइम पीरियड भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट फिश देखिए ऑर्डोविशियन टाइम पे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोडा, ब्लू ग्रीन अलगी, ओशन और एटमॉस्फेयर, इन चीज़ों की बात की जा रही है प्री कैम्ब्रियन एज में। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा, और यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड, सुपरनोवा, बिग बैंग थ्योरीज। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको स्टेट आइडेंटिफाई करना है। पहला कहा गया ये वेल नोन है रॉक्स और मिनरल्स के लिए। दूसरा कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्राइस्टाइल एस्बेस्टोस का लार्ज डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। तीसरा कहा जा रहा है नीलम संजीवा रेड्डी साइगर हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो इसी राज्य के अंदर है। तो जब मैंने नीलम संजीव रेड्डी देखा, और अगर मुझे इस क्वेश्चन को नहीं पता हो तो फिर भी मैं इसे मार्क करूंगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि मुझे पता है नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। अदरवाइज फिर अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि क्राइस्टाइल एस्बेस्टस और ये चीज़ें एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कवर नहीं की गई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है।
और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं लिया गया, ये न्यूज़ के अंदर था, थोड़ा चर्चा का विषय था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट्स, यानी आपको बताना है कि किस ग्रह में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे। अब नेचुरल सैटेलाइट्स यानी जिसे हम लोग मून्स कहते हैं, राइट, यानी वो उपग्रह हिंदी में अगर कहा जाए तो, यानी जो ग्रह की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सैटेलाइट्स कहलाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट्स की बात कही जा रही है। तो ऑप्शन है हमारे पास मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है जुपिटर और सैटर्न को लेके। तो देखिए पिछले 1-2 साल पहले तक जुपिटर को माना जाता था, लेकिन अभी सैटर्न ने जो नंबर है उन जुपिटर का उसे ओवरकम कर दिया और सैटर्न के पास अभी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। हालांकि कुछ सैटेलाइट्स का नामकरण अभी नहीं किया गया है, बट ये कन्फर्म है कि सैटर्न के पास ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के मुकाबले। सो आइए चलते हैं फिर नासा के वेबसाइट की ओर पूरी डाउट को क्लियर करने के लिए। तो देखिए हमें पता है मरकरी और वीनस के पास कोई मून्स नहीं है, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अर्थ में हमें पता ही हमारा मून है ऑफ कोर्स, और मार्स में 2 हैं, फोबोस और डिमोस। जुपिटर में देखिए 53 हैं यहाँ पे कन्फर्म मून्स और प्रोविजनल मून्स है 26, राइट। तो टोटल मिलकर के बन रहा है 79, लेकिन सैटर्न में 53 कन्फर्म्ड है और 29 प्रोविजनल है, तो टोटल हो चुका है यहाँ पे 82, राइट। यूरेनस के पास 27 मून्स है, नेपच्यून के पास 14। देखिए ये संख्या बढ़ती घटती इसलिए रहती है क्योंकि जब खोज होते हैं तो और मून्स का पता और सैटेलाइट्स का पता चलने लगता है। ड्वार्फ प्लैनेट में अगर हम लोग देखें तो ये नाम याद रखिएगा, एरीज, ह्यूमा, मेकमेक, सीरीज, ये इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। प्लूटो का मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पहले से पता होगा। अब देखिए मून्स का नामकरण कैसे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। एक बार केबीसी में काफ़ी ऊंची रकम में ये पूछा गया था, इसे भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। देखिए यूरेनस का एक्सेप्शन है, जनरली जो यहाँ पे नाम रखा जाता है मून्स का वो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर रखा जाता है। मिथोलॉजिकल कैरेक्टर यानी जो ग्रीक सभ्यताओं में कैरेक्टर्स हैं उनमें, जैसे अगर आप देखें सैटर्न के मून की बात करें, जैसे नॉर्स गॉड के नाम पर रखा गया है, बर्जिल्मर के नाम पर, ठीक है। तो इस तरह से अब यूरेनस एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा इस बात को जान के कि यूरेनस के जो मून्स हैं उनका नाम रखा गया विलियम शेक्सपियर के किरदार प्लेज के किरदार पर, जैसे ओफलिया हो गए, प्यूक हो गई, ये नाम रखे गए हैं। और बाकी जो यूरेनस के मून हैं ये अब अलेक्जेंडर पोप की पोएट्री के आधार पर रखे गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर प्लेस हैं वो इस तरह से नाम इसमें लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका, ऑप्शन डी, सैटर्न। तो ये सेम सवाल सिविल सर्विसेज 2009 में सर्विसेज का क्वेश्चन सीडीएस का एनडीए में इस तरह से पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट किस प्लेनेट में है, तो हमें पता चल गया। हालांकि उस टाइम पे आंसर ऑफ कोर्स जुपिटर दिया गया होगा, लेकिन अभी इसका आंसर है सैटर्न। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोरल रीफ का लार्जेस्ट एरिया देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा अटोल्स हैं, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ है। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने अपनी फर्स्ट एनालिसिस करवाई थी CAPF की, वहाँ पर मैंने सिर्फ कोरल रीफ के ऊपर 30+ UPSC के PYQs डिस्कस किए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कोरल रीफ्स पे अक्सर ही सवाल आते हैं, तो उस टाइम पर मैंने आपको ये बताया भी था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको इंडिया के कोस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है ये हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है। दूसरा कहा गया जो वेस्ट कोस्ट है ये इरोजनल लैंडफॉर्म को डोमिनेट करता है। तीसरा कहा गया जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट से बना है। इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं। सो अगेन हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में है, 11th क्लास के NCERT का चैप्टर 7 लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। सो यहाँ पे पेज 66 में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि जो बॉक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हमारे देश का वेस्ट कोस्ट है इसमें रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है ये, और दूसरा कहा गया कि ये वेस्ट कोस्ट जो है वो इरोजनल फॉर्म डोमिनेट करती है इसमें। और इसी के विपरीत अगर आप ईस्टर्न कोस्ट देखें तो ईस्टर्न कोस्ट लो सेडिमेंट्री कोस्ट है और डिपोजिशनल फॉर्म जो है वो डोमिनेट करती है ईस्ट कोस्ट में। तो फिर से ध्यान रखिए, वेस्टर्न कोस्ट में इरोजनल फॉर्म डोमिनेट करती हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्ट में डिपोजिशनल फॉर्म डोमिनेट करती हैं। वैसे ये चीज़ समझना उतना मुश्किल नहीं, अगर आप समझते हैं तो कि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो किस तरह से डिपोजिशनल होगी और वेस्टर्न कोस्ट में इरोजनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म होगा वेस्ट कोस्ट में। वेस्ट कोस्ट में हाई रॉकी हमने देखा अभी कि रिट्रीटिंग कोस्ट है ये, और तीसरा हमने देखा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। तो हूबहू आप कह सकते हैं कि NCERT बॉक्स से ही इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गए सारे, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है
क्लाउड वाला, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे कवर नहीं किया गया, मैं इसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले भी एक बार क्लाउड्स पर बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस में, सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस मैं जल्द ही इसके बाद ही मैं कवर करूँगा। और लैंडफॉर्म्स पर एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि लैंडफॉर्म्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं और डिफ़िकल्ट नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं 2-3 सोर्सेज को कंपाइल करके यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज एक साथ कवर करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेकआउट करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा ये। थैंक यू सो मच।